हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अभिप्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एनिमल हस्बेंड्री में भैंस की नस्लों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एनिमल अटेंडर जो कि अभी हाल ही में भर्ती चल रही है उसके लिए, साथ ही जेट, कृषि पर्यवेक्षक, CUT और अन्य जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। भैंस में प्रसव की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी भैंस में जो प्रसव प्रक्रिया होती है या जो क्लेविंग होता है उसको किस नाम से जाना जाएगा। यहां दे रखा है काविंग, सर्विंग, बेलोविंग और एक है टपिंग। तो अगर हम देखें तो गाय व भैंस में जो प्रसव क्रिया या बच्चा देने की जो क्रिया होती है, प्रसव क्रिया या बच्चा देने की क्रिया, उसको मुख्य रूप से काविंग के नाम से जाना जाएगा। तो यहां सही आंसर हो रहा है अपना काविंग। साथ ही अगर हम सर्विंग की बात करें तो गाय और भैंस में प्रजनन की क्रिया या जो मैथुन क्रिया या मैटिंग होता है इसको सर्विंग कहते हैं। वेलोइंग, भैंस की आवाज या रंभाने की क्रिया इसको बोलेंगे बेलोविंग। एक होता है वालोव। वालोव होता है भैंस के लौटने की क्रिया, उसको वालोव कहते हैं। ठीक है। एक होता है टपिंग अच्छा क्वेश्चन है। भेड़ में प्रजनन की क्रिया या भेड़ में जो मैथुन क्रिया होती है उसको टपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यहां अपने से पूछा गया था भैंस में प्रसव की क्रिया, तो इसका सही आंसर हो गया काविंग। अगला क्वेश्चन है, रीवर भैंस व स्वैम्प भैंस में कुल क्रोमोजोम या गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। रीवर भैंस, इसको देखा जाए तो रीवर भैंस को कहा जाएगा जल वाली भैंस, और स्वैम्प भैंस को बोलते हैं कीचड़ वाली भैंस। यहां ऑप्शन दे रखा है 48 व 50, बी में है 50 व 48, सी में है 54 व 60 और डी में है 74 और 48। तो यहां अगर हम देखें जल वाली भैंस में गुणसूत्र होते हैं या रिवर भैंस में क्रोमोजोम नंबर होंगे 50, और कीचड़ वाली या स्वैम्प भैंस होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या होगी 48। तो क्रमशः 50 और 48 वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहां अगर हम देखें तो बी ऑप्शन सही माना जाएगा, और यहां 48 और 50 ये होगा स्वैम्प भैंस और रिवर भैंस का। साथ ही 54 और 60 की बात करें तो ये हो गया 54 गुणसूत्र होते हैं भेड़ में, 54 गुणसूत्र हो गए भेड़ में, और 60 गुणसूत्र होते हैं गाय व बकरी में। और अगर आपसे ये पूछा जाए मवेशियों में गुणसूत्र की संख्या, तो उसमें ऑप्शन में 60 आया, तो उसका ये आंसर भी सही माना गया है क्योंकि गाय व बकरी बहुवचन में हो गया मवेशी। 74 व 48, तो 74 गुणसूत्र होंगे वो ऊंट में, वो 74 और 78 गुणसूत्र होंगे ये मुख्य रूप से मुर्गी में, ये होंगे मुर्गे में। तो बी ऑप्शन यहां सही है कि रिवर भैंस में गुणसूत्र 50 होते हैं और स्वैम्प भैंस में गुणसूत्र होते हैं 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वयस्क नर जिसमें प्रजनन की क्षमता तो होती है परंतु मादा पशु को गर्भित नहीं कर पाता उसे कहा जाता है। यानी ऐसा वयस्क नर जिसमें प्रजनन की क्षमता तो होती है लेकिन फिर भी वो मादा पशु को गर्भित नहीं कर सकता। यहां ऑप्शन दे रखा है फ्री मार्टिन, टीजर, हीपर और सोलिपेड। फ्री मार्टिन, अगर ये फ्री मार्टिन की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो जैसे एक सामान्य नर और मादा, इसके संकरण के द्वारा जुड़वा
जुड़वा नर और मादा इनका जन्म हो रहा है, लेकिन इनमें जो ये जो मादा है वो मुख्य रूप से बंदे मादा होती है, बंदे मादा उत्पन्न होती है, या इसमें कुछ गुण होते हैं वो नर के आ जाते हैं, और इसे कहा जाता है फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो टीजर, टीजर या इसको बोलेंगे हम टीजर बुल। ये टीजर बुल होता है वो नसबंदीकृत यानी कि उत्तेजित नरसांड होता है, लेकिन इसके सीमन में शुक्राणु नहीं पाए जाते, शुक्राणु नहीं पाए जाते। जिसके कारण से ये केवल मादा पशुओं के हीट पीरियड की पहचान ये तो काम में लिया जाएगा, उनका गर्भाधान इसके द्वारा संभव नहीं है। तो इसको मुख्य रूप से समूह में पाए जाने वाले या समूह में मादा पशुओं में, समूह में पाए जाने वाले मादा पशुओं में हीट पीरियड की पहचान ये तो काम में लेता है, हीट पीरियड की पहचान या आइडेंटिफिकेशन के लिए इसे काम में लिया जाता है, लेकिन ये उनको गर्भित नहीं कर सकता। तो वो होता है टीजर बुल। अगला है हीपर। हीपर देखा जाए तो यह युवा बछड़ी या प्रथम प्रजनन योग्य है, प्रथम बार प्रजनन योग्य है, युवा बछड़ी होती है ये, जिसकी उम्र देखा जाए तो 1 साल से अधिक होती है, और प्रथम बार गर्भ धारण करने से 20 की उम्र जो होती है वो देखा जाए तो उसे बोला जाएगा हीपर, युवा बछड़ी को। अगला है सोलिपेड। सोलिपेड होता है जिसका खुर विभाजित नहीं होता, जिसका खुर विभाजित नहीं होता। और यहां अगर हम देखें तो ऐसे पशु कौन कौन से हैं, जैसे घोड़ा, गधा, सुअर, ये सभी क्या होंगे, सोलिपेड। और पोलीपेड होता है, पोलीपेड होता है जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। पोलीपेड का मतलब हो गया है कि इनका खुर 2 भागों में विभाजित होता है, और यह सोलिपेड होता है इसका खुर विभाजित नहीं होता, एक ही होता है। तो वो है घोड़ा, गधा और सुअर। अपनी यहां पूछा गया था कि वैक्स नर जिसमें प्रजनन की क्षमता तो होती है, यानी कि उत्तेजित नर सांड होता है जिसमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती, लेकिन इसे केवल मादा पशुओं के हीट पीरियड की पहचान हेतु काम में लिया जाता है, वो कहलाएगा टीजर बुल। तो यहां बी ऑप्शन सही होगा। अगला है आईसीआर के द्वारा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक ब्यूरो NBAGR, करनाल हरियाणा के द्वारा भारत में भैंस की कुल कितनी पंजीकृत नस्लें हैं? ऑप्शन एक है 37, 20, 44 और 53। तो यहां अगर हम देखें 37 नस्लें ये मुख्य रूप से हैं बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। 20 की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से हैं भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। 44 की अगर हम देखें तो भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, और 53 हो गई गाय की। तो यहां अपने से NBPGR के द्वारा भैंस की कुल मान्यता प्राप्त नस्लों की बात की गई है, तो इसका सही आंसर हो गया 20। तो ऑप्शन बी सही है यहां। अगला है भैंस की सबसे बोनी नस्ल है, या ऑप्शन में जो भी 4 भैंस की नस्लों के नाम दिए गए उनमें सबसे बोनी नस्ल बताना है। ऑप्शन है टोडा, जयरांगी, नागपुरी और मुर्रा। तो यहां अगर हम देखें, देखो सबसे उपद्रवी नस्ल है टोडा, सबसे उपद्रवी नस्ल है टोडा। इसके अलावा सबसे सुगंधित दूध भी होता है इसका, सुगंधित दुग्ध उत्पादन भी करती है ये। जयरांगी सबसे बोनी नस्ल है, भैंस की सबसे बोनी नस्ल। नागपुरी कोई विशेष नहीं, इसके सींग होते हैं वो तलवार के समान होते हैं, सींग तलवार के समान।
और मुर्रा ये भारतीय भैंसों में या विश्व की सबसे भारी नस्ल, भैंस की सबसे भारी नस्ल, भैंस की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, भैंस की सबसे सुंदर नस्ल है। तो यहाँ अपने से सबसे बोनी नस्ल पूछा गया है, तो यहाँ सही आंसर होगा जयरांगी। अगला क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल को कुंडी या दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है? यानी कुंडी भैंस या दिल्ली भैंस के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है? ऑप्शन 1 है मैसाना, 2 पर है मुर्रा, 3 पर है भदावरी और चौथे पर है नीली रावी। तो दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाएगा मुख्य रूप से मुर्रा, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है हरियाणा का हिसार वह रोहतक जिला है और ये मुख्य रूप से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसको दिल्ली भैंस भी कह सकते हैं, दिल्ली भैंस भी कहते हैं। तो यहां सही आंसर हो गया मुर्रा। अगला, भैंस की कौन सी नस्ल मुर्रा और सुरती के संकरण से प्राप्त हुई है? यानी कि मुर्रा इंटू सुरती के संकरण से विकसित नस्ल है महसाना, विकसित नस्ल है महसाना, जिसका सबसे लंबा दुग्ध काल होता है भैंस की नस्लों में, सबसे लंबा दुग्ध काल। और इसके जो सींग भी होते हैं वो मुर्रा और सुरती के समान ही होते हैं, यानी कि मुर्रा की तरह घुमावदार और सुरती की तरह हंसियाकार। तो यहां आपने को ऑप्शन दे रखा है जाफराबादी, नागपुरी, महसाना और टोडा। तो सीधा सा इसका सही आंसर होगा सी, महसाना। अगला क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल का शरीर भारी, लंबा व ढीला ढाला होने के कारण से मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाएगा? यानी ऐसी कौन सी भैंस है जिसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है? यह ऑप्शन है भदावरी, मुर्रा, सुरती और जाफराबादी। तो अगर हम देखें तो भदावरी यह मुख्य रूप से मध्यम आकार की भैंस है और इसका जो रंग होता है वो लालिमा लिए हुए होता है, लालिमा लिए हुई या तांबे के समान होता है, तांबे के समान। और ये भैंस की नस्लों में सबसे ज्यादा गर्मी सहनशील भी होती है। मुर्रा यह भैंस की नस्लों में सबसे भारी शरीर होता है, सर्वाधिक दूध भी यही देती है, सर्वाधिक दूध। और सबसे सुंदर, भैंस की सबसे सुंदर नस्ल भी मुर्रा ही है। और खुंडी भैंस और दिल्ली भैंस के नाम से प्रसिद्ध है सुरती। ये हल्के आकार की भैंस होती है या छोटे आकार की भैंस होती है, लेकिन सबसे छोटे आकार की भैंस होती है वो जयरांगी होती है। सिलेबस में देखें तो सुरती, इसे सीटी बफेलो भी कह सकते हैं, सीटी बफेलो के नाम से प्रसिद्ध है सुरती। जाफराबादी, ये जाफराबादी भैंस मुख्य रूप से गुजरात के गिर जंगल क्षेत्र में पाई जाती है और इसका शरीर है वो भारी भरकम, यानी कि इसको मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो सींग होते हैं वो जमीन की ओर झुके होते हैं और फिर ऊपर की तरफ घूमे होते हैं, इसलिए इसको मिनी एलिफेंट कहते हैं। तो यहां अपना मिनी एलिफेंट पूछा गया तो सही आंसर होगा जाफराबादी नस्ल। अगला क्वेश्चन है, शरीर आगे से पतला व पीछे से चौड़ा अथवा पताकार होता है, ऐसी भैंस की नस्ल है? तो यहां देखें तो भदावरी, सुरती, नीली रावी और महसाना। तो आगे से पतला और पीछे से चौड़ा, ये विशेषता अगर हम देखें तो मुख्य रूप से होती है भदावरी नस्ल की, यानी कि इसे पताकार भी कह सकते हैं या फिर तीर या फाने के समान, तीर या फाने के समान। और इसका रंग वही लालिमा लिए हुए, ये इसकी मेन विशेषता है। तो यहां सही आंसर हो गया भदावरी। अगला क्वेश्चन है, भैंस की कौन सी नस्ल में सींग लंबे व नीचे जाकर गर्दन के पास से ऊपर की ओर हो जाते हैं? यानी पहले भूमि की ओर झुके होते हैं फिर वापस ऊपर की ओर होते हैं, ऐसे जो विशेषता होती है वो कौन सी भैंस की होगी? ऑप्शन दे रखा है महसाना, दूसरे पर है मुर्रा, तीसरे पर है जाफराबादी, चौथे पर है सुरती। तो यहां अगर हम देखें महसाना के जो सींग होते हैं ये मुर्रा और सुरती की तरह होते हैं, यानी मुर्रा की तरह घुमावदार और सुरती की तरह हंसियाकार। तो ऐसे मध्यम घुमावदार होते हैं। मुर्रा के जो सींग होते हैं वो जलेबी नुमा होते हैं, घुंडी नुमा या जलेबी नुमा, तो बिल्कुल घुमावदार होते हैं। जाफराबादी के जो सींग होते हैं ये मुख्य रूप से नीचे की तरफ भूमि की ओर झुककर वापस ऊपर की तरफ होते हैं, और सुरती के सींग होते हैं ये मुख्य रूप से हंसियाकार होते हैं। तो यहां देखें तो जाफराबादी, इसके सींग है वो मुख्य रूप से किस तरफ झुके होंगे? भूमि की ओर, इसलिए इसको मिनी एलिफेंट भी कह सकते हैं, इसको
मिनी एलिफेंट। तो ऐसी जो विशेषता होगी वो मुख्य रूप से किसकी होगी? जाफराबादी नस्ल की। अगला क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाएगा? ऐसी कौन सी भैंस है जिसको पंच कल्याणी भी कहा जाता है? और यहां ऑप्शन दे रखा है, देखो, सूरती है, नीली रावी है, बदावरी है और मुर्रा है। सूरती, तो इनका देखें तो सूरती, इसे सिटी बफेलो कहेंगे हम, सिटी बफेलो। इसके अलावा इसका जो शरीर होता है वो नौकाकार, नौकाकार शरीर भी होता है इसका। शरीर के ऊपर, अधर वक्ष के ऊपर जो अलग सफेद रंग की सी धारियां भी पाई जाती हैं। नीली रावी, इसको पंच कल्याणी, यानी शरीर के 5 मुख्य स्थानों पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, या सिर पर सफेद रंग का टीका, सिर पर सफेद रंग का टीका, ये भी मुख्य रूप से नीली रावी नस्ल की विशेषता होती है। आंखें बोल है, बिल्ली के समान होती हैं। बदावरी, अगर इसकी बात करें तो जो रंग होता है वो लालिमा लिए हुए, लालिमा लिए हुए या तांबे के समान। एक सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल भी है ये भैंस की नस्लों में। और मुर्रा, सबसे भारी, सबसे भारी नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल भी, और इसका रंग होता है वो ब्लैकिंग या साई के समान होता है। तो यहाँ पंच कल्याणी भैंस के नाम से प्रसिद्ध है नीली रावी। और ये नीली रावी नस्ल है, ये मुख्य रूप से पाई जाती है पंजाब के फिरोजपुर, उद्गम स्थल है इसका पंजाब का फिरोजपुर जिला, फिरोजपुर जिला नीली रावी नस्ल का उद्गम स्थल माना जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो गया नीली रावी। अगला है, सींग लंबे व पीछे जाकर मुड़ जाते हैं। सींग लंबे होते हैं, पीछे जाकर मुड़ जाते हैं। वह इसकी आकृति हंसियां या दरातियां दांतला जैसी होती है। ये कौन सी भैंस की मुख्य विशेषता है कि जिसके सींग पीछे जाके मुड़ जाते हैं और आकृति किसके समान होती है? हंसियां या दराती जैसी होती है। तो ये मुख्य विशेषता है, वो कौन सी भैंस की होगी? तो इसका सही आंसर होता है सूरती। सूरती के जो सींग होते हैं हंसिया नुमा, हंसियाकार होते हैं या दराती नुमा। ये इसकी मेन विशेषता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसके अलावा मुर्रा के जो सींग होते हैं वो होते हैं जलेबी नुमा, जलेबी नुमा या खुंडी नुमा, ये होते हैं मुर्रा के। तो यहां सही आंसर हो गया सूरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की कौन सी नस्ल के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? यानी कि आपको भैंस की नस्लों में बताना है कि सर्वाधिक वसा % किसके दूध में पाई जाती है। ऑप्शन दे रखा है मुर्रा, बदावरी, सूरती और नीली रावी। तो अगर हम देखें सर्वाधिक वसा प्रतिशत, सर्वाधिक वसा, अगर हम पशुधन की बात करें तो पशुधन में सबसे ज्यादा वसा पाई जाएगी भेड़ के दूध में, भेड़ के दूध में। इसके अलावा अगर हम भैंस की नस्ल की बात करें तो भैंस की नस्लों में सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत पाई जाती है बदावरी में। बदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसमें 12 से लेके और 14% वसा % पाई जाती है, जो कि किसी पशुधन नस्ल में सर्वाधिक है। लेकिन अगर हम पशु की बात करें तो वहां सही ऑप्शन क्या माना जाएगा? भेड़। और पशुधन नस्ल की बात करें तो भैंस की कौन सी नस्ल है सबसे ज्यादा जो वसा % देती है? वो है बदावरी। तो यहाँ सही आंसर हो गया बदावरी। 12 से 14% क्या पाई जाती है इसमें? वसा या फैट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश संवर्ग या उत्पत्ति स्थल की है? इनमें से ऐसे कौन सी भैंस है जिसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश माना जाएगा? ऑप्शन 1 है मुर्रा, नीली रावी, बदावरी और जाफराबादी। तो यहां अगर हम देखें, देखो मुर्रा, मुर्रा का जो उद्गम स्थल है हरियाणा का रोहतक व हिसार जिला है, रोहतक व हिसार जिले, यानी कि इसका मुख्य रूप से उद्गम स्थल हो गया हरियाणा। नीली रावी पंजाब का फिरोजपुर जिला, इसका उद्गम स्थल हो गया पंजाब का फिरोजपुर जिला, फिरोजपुर जिला, जो कि सतलज व रावी नदी का जो आसपास का भाव क्षेत्र है वहां ये मुख्य रूप से पाई जाती है। बदावरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिला,
या उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की बाह तहसील का बधावरा क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का आगरा जिला बधावरी नस्ल का मुख्य रूप से उद्गम स्थल माना जाता है। और जाफराबादी गुजरात का गिर जंगल, या इस गिर जंगल का जाफराबाद क्षेत्र, काठियावाड़ व जाफराबाद क्षेत्र होते हैं जो जाफराबादी नस्ल का उद्गम स्थल माने जाते हैं। तो यहां अपने से भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश है, तो यहां सही आंसर होगा बधावरी, यानी कि बधावरी नस्ल है, इसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का आगरा जिला माना जाएगा इन नस्लों में देखें तो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि एनडीआरआई स्थित है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इजी क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट भी है। एनडीआरआई का मुख्यालय आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है हिसार, ऑप्शन 2 है करनाल, ऑप्शन 3 है पंतनगर और ऑप्शन 4 है दिल्ली। तो यहां हम बेसिकली देखें तो देखो हिसार की बात करें तो राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है भैया, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय वो हिसार हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय भी स्थित है। इसके अलावा एनबीएजीआर राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक ब्यूरो, इसका मुख्यालय भी स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान है, वो भी करनाल हरियाणा में स्थित है। और साथ ही गेहूं और जौ का अनुसंधान निदेशालय वो भी करनाल हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा पंतनगर में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। दिल्ली की बात करें तो देखो आईसीएआर का मुख्यालय स्थित है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा एनबीपीजीआर राष्ट्रीय यानी कि नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिकल रिसर्च, इन दोनों का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो आईसीएआर जिसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में नई दिल्ली में की गई थी। तो यहां अपने को एनडीआरआई का मुख्यालय पूछा गया था, तो एनडीआरआई का मुख्यालय स्थित है करनाल हरियाणा में, तो बी ऑप्शन सही होगा यहां। अगला क्वेश्चन है, भैंस की औसत गर्भधारण की अवधि होती है, यानी भैंस का औसत गर्भकाल कितने दिन होता है। यहां ऑप्शन अपने को दे रखा है 310 दिन, 280 दिन, 148 दिन और 152 दिन। ऑप्शन 1 है 310 दिन, यानी कि फैक्ट है कि ये भैंस का गर्भकाल होता है। और साथ ही याद रखें 10 माह है 10 दिन, भैंस का गर्भकाल होता है 10 माह है 10 दिन। ऐसे ही 280 दिन होता है ये गाय का होता है, और इसको यूं भी याद रख सकते हैं हम 9 माह है 9 दिन, 9 माह है 9 दिन। साथ ही 148 के आसपास है वो भेड़ का है, 152 या 151 होता है वो होता है बकरी का एवरेज। ठीक है, इसमें कुछ परिवर्तन मिल जाता है हर जगह। तो यहाँ भैंस का औसत गर्भकाल हो गया 310 दिन। साथ ही आप ध्यान रखें ऊंटनी का जो गर्भकाल, ऊंटनी का गर्भकाल वो होता है 390 से लेके 410 दिन। ऊंटनी का गर्भकाल होगा 390 से लेके 410 दिन के बीच में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, भैंस की कौन सी नस्ल मध्यम श्रेणी की है, यानी कि इनमें से आपको यह बताना है कि मध्यम भार वाली नस्ल कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है सूरती, जाफराबादी, मैसाना और मुर्रा। तो यहां अगर हम देखें भैंस को भार के आधार पर, भार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में। अब यहां अगर हम पहले देखें, सबसे पहले भारी नस्लें या अधिक भार वाली नस्लें, तो भारी नस्लें हैं मुर्रा, जाफराबादी और एक है जैसे नीली रावी। मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी ये भारी नस्लों में आते हैं, इनका शरीर भार ज्यादा होता है। इसके अलावा दूसरे पर है मध्यम भार वाली। मध्यम भार वाली नस्लें कौन कौन सी हैं, तो इसमें आएगा
जैसे नागपुरी है, मैसाना, और एक हो गई भदावरी। ये सभी मध्यम भार वाली होंगी। और अंत एक है जैसे हल्के भार वाली, हल्के भार वाली नस्ल, तो वो है सूरती। हल्के भार वाली नस्ल होती है सूरती। और इसको सीटी गोट भी कहा जाता है, क्योंकि वो सॉरी सीटी बफेलो भी कहते हैं, सीटी बफेलो, क्योंकि ये छोटे आकार के होने के कारण से शहरी क्षेत्रों में बांध कर रखने तो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और अगर हम साथ ही देखें भैंस की सबसे बोनी नस्ल, भैंस की सबसे बोनी नस्ल, तो सबसे बोनी नस्ल है जयरांगी, जो कि भैंस की है। और अगर हम गाय की सबसे बोनी नस्ल की बात करें तो गाय की सबसे बोनी नस्ल है वैचूर, वैचूर जिसको मिनिएचर, मिनिएचर गाय भी कहते हैं, वो गाय की सबसे बोनी नस्ल मानी जाती है पूरे विश्व में। तो यहां हमारे से मध्यम श्रेणी की भैंस पूछी गई है। और यहां मध्यम श्रेणी की भैंस में अगर हम देखें तो यहां ऑप्शन में मैसाना, यानी कि सही आंसर क्या होगा, मैसाना, मध्यम श्रेणी की भैंस। अगला क्वेश्चन, भैंस की कौन सी नस्ल का सबसे लंबा दुग्ध काल होता है, यानी सबसे लंबे समय तक दुग्ध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। तो जनरली अगर हम देखते हैं तो भैंस का सामान्य दुग्ध काल होता है वो कितने दिन होगा, तो औसतन होता है 300 से लेके 320 दिन। लेकिन इनमें देखिए ऑप्शन में है मुर्रा, भदावरी, सूरती और मैसाना। तो जो मैसाना भैंस होती है, मैसाना, इसका दुग्ध काल सबसे लंबा 320 दिन से अधिक होता है लगभग। तो सबसे लंबा दुग्ध काल होता है वो मैसाना का। और अगर हम गाय की बात करें तो जो जर्सी गाय होती है, जर्सी गाय का सबसे लंबा दुग्ध काल होता है वो लगभग है 365 दिन, 365 दिन होता है। तो यहां हमारे ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन से माना जाएगा कि मैसाना का सबसे लंबा दुग्ध काल होता है भैंस की नस्लों में। अगला क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल का रंग लालिमा लिए हुए तांबे जैसा होता है, यानी कि लालिमा लिए हुए या तांबे के रंग जैसा, तांबे जैसा जो रंग वाली भैंस है वो कौन सी होगी। ऑप्शन दे रखा है मुर्रा है, मैसाना है, सूरती है और भदावरी है। तो यहां अगर हम मुर्रा के देखें तो सबसे गहरा काला रंग, गहरा काला रंग, यानी कि ब्लैक इंक के समान, ब्लैक इंक जेट के समान या ब्लैक इंक के समान। मैसाना होती है, इसका जो रंग होता है वो केवल काला रंग होगा सामान्य। सूरती, इसका हल्का भूरा। भदावरी, इसका जो रंग होता है वो लालिमा लिए या तांबे के समान, तांबे के समान। तो यहां लालिमा लिए हुए या तांबे के समान कौन सी भैंस का रंग है, तो यहां सही ऑप्शन होगा डी, भदावरी भैंस। आज के लिए ये क्वेश्चन थे, धन्यवाद।